नमस्कार। मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल की टीम अपने वादे के अनुसार आप लोगों के लिए जो हम बीते रोज सासाराम टोल पर थे, सासाराम टोल और ये पूरा NH2 जिसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है, हालांकि लाइफ लाइन कहने अपने आप में ये बहुत विरोधाभासी है, क्योंकि लाइफ लाइन तो चारों तरफ अटकी हुई है, चारों तरफ जाम लगा हुआ है। ये कर्मनाशा नदी पर बना हुआ जो नया लौह पुल है, जिसकी क्षमता 50 टन है और जिस 50 टन की सीमा से अधिक जो है गाड़ियां इस रास्ते से गुजर रही हैं, और उसको लेकर के भी बीते से बीते रोज गोलीबारी हुई जो सासाराम टोल पर। ये तो वो तमाम ट्रक्स हैं। आप देखिए कि ये वन वे हो गया है, पूरा नेशनल हाईवे। एक सामने एक पैरेलली ब्रिज है जो टूट गया, उसके बाद एक डाइवर्जन पुल बना और उसके बाद फिर एक स्टील ब्रिज बना है जिसकी लागत जो है 10 करोड़ रुपए है। करोड़ों में यहाँ पर बातचीत होती है, आप इस बात को समझिए। 264 करोड़ का पुल, 70 घाट पुल, उसका अप्रोच जो है ब्रिज पुलिया कह लें, उसको लेकर के खासी सियासत हो रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मसले पर हैं हमारे स्थानीय संवाददाता मनोज जी, और हम आगे भी बढ़ते चलेंगे और आपको साथ ही साथ दिखाते भी चलेंगे। मनोज लगातार इस बीच यहाँ से रिपोर्ट्स भी कर रहे हैं, आपने उनके रिपोर्ट्स लगातार देखी होगी। मनोज ने अपना खासा यहाँ से मेहनत की है। मनोज जी, ये बताइए कि ये सबसे पहले ये जो दरका, ये कब दरका था? सही बात है। नेशनल हाईवे 2 पे हम लोग खड़े हैं, जो दिल्ली कोलकाता मार्ग है। ये जो ब्रिज है वो दिसंबर 2019 को अचानक वो दरक गया। पीछे से भी जो ड्राइवर्स हैं बोल रहे हैं बहुत दिक्कत हो रही है, आप इस बात को समझ लीजिए। हाँ, दिसंबर 2019 को ये ब्रिज दरक गया। ये वही 4 लेन सड़क है जब 2002 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इस सड़क को 4 लेन में तब्दील किया था। ये शेरशाह सूरी पथ भी है, ये GT रोड भी है, लेकिन 4 लेन हो गया 2002 में। और उसी समय ये ब्रिज बनाया गया था तकरीबन 10-12 करोड़ की लागत से, और महज 8-9 साल के भीतर ये ब्रिज दरक गया। ब्रिज दरकने के पीछे जो ब्रिज के जो एक्सपर्ट आए थे देश के कोने कोने से, सभी का ये मानना था कि ब्रिज में थोड़ी गुणवत्ता में उन लोगों ने कमी अप्रत्यक्ष रूप से बताई थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह बालू की ओवरलोडिंग। और उन लोगों ने ये बताया कि ब्रिज का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सुरक्षित है, और ब्रिज का जो पाया है वो भी सुरक्षित है, लेकिन उसका जो शोल्डर है, जो बाही है, वो दरका है। और इसके दरकने के पीछे केवल बालू की ओवरलोडिंग है। आप इस बात से समझिए कि तकरीबन डेहरी ऑन सोन नदी से रोजाना 1000 से 1500 बालू की गाड़ियां आती हैं, और वो सीधे सोन नदी से यूपी के तरफ बनारस, इलाहाबाद, गाजीपुर, मऊ और बलिया तक जाती हैं, और यही मुख्य मार्ग है। 20 दिनों तक नेशनल हाईवे 2 जो लाइफ लाइन है पूर्वांचल के लिए, बनारस शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस का हब है, लेकिन बिहार का शाहबाद और मगध भी बनारस के लिए उतना ही आवश्यक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और। मनोज जी से कहेंगे कि साथ ही साथ चलते चलें, वो ब्रिज भी दिखाएं आप लोगों को। सबसे बड़ी बात एक कि जब ब्रिज दरकने के बाद आनन फानन में NHAI ने करीब 15 करोड़ की लागत से डाइवर्सन बनाया अप और डाउन में, और 15 करोड़ का वो डाइवर्सन लगभग 5-6 महीने में वो कोलेप्स कर गया। इसके पीछे कर्मनाशा नदी के पानी का अधिक हो जाना, और पानी जब अधिक हो गया तो डाइवर्सन अपने आप खत्म हो गया। लेकिन फिर NHAI को ये लगा कि फिर ये नेशनल हाईवे 2 पर आवाजाही ठप हो जाएगी, तो उसने स्टील ब्रिज बनाया है जिसकी क्षमता 50 टन है, जिसका लागत 10 करोड़ है। आप यूं समझे कि दिसंबर 2019 से लेकर के आज की तारीख तक केवल डाइवर्सन और वैकल्पिक पुल बनाने में 25 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं। जैसे आप इस बात को समझिए कि पुल बनेगा, फिर पुल टूटेगा, फिर दूसरा पुल बनेगा, फिर टूटेगा, फिर तीसरा पुल बनेगा, और इसका लगातार जो है निविदा निकलेगा, इसका टेंडर निकलेगा, ठेका निकलेगा, और बहुत सारे लोग इससे कमाई करेंगे। तो ये NH2 है ना, आमतौर पर हम सभी लोग इसको लाइफ लाइन कहते हैं, मगर ये पूरी लाइफ लाइन जो है, आप सासाराम से चलते हैं और ये जगह है जहां आप कैमूर का पूरा बॉर्डर छोड़ते हुए, कैमूर मतलब बिहार छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हैं, मगर पूरा कैमूर जिला ऑलमोस्ट जो है जाम है। उसकी वजह से 3 दिन 4 दिन तक जो है तमाम
जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर स्टाफ हैं, वो सारे लोग जो हैं अपने तरीके से परेशान हैं। और ये वो पुल बना है, और ये जो NH पर बना हुआ वो पुल है जो खासतौर से दरका, जिसके बारे में मनोज जी आप लोगों को बहुत विस्तार से समझा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं और यहाँ की चीज़ों से बहुत हद तक वाकिफ़ हैं, हमसे आपसे कहीं बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं, रग रग से वाकिफ़ हैं, और वो लगातार इस मसले को लेकर के भी मुखर रहे हैं और रिपोर्ट करते रहे हैं स्थानीय अखबारों में। तो ये देखिए कि ये इस ब्रिज जो खास तौर से बना है मनोज जी, ये वाला जो हमें दाहिनी तरफ दिखाई पड़ रहा है, इसकी लागत कितनी है? जो स्टील ब्रिज बना है, जी। स्टील ब्रिज का लागत 10 करोड़ है। और मैं एक चीज और बताऊं, हाँ, बताइए। नेशनल हाईवे 2 से अप डाउन में रोजाना 8 से 10 हजार गाड़ियां जाती हैं, लेकिन उसमें से 1000-1500 गाड़ियां ओवरलोड होती हैं और केवल बालू की होती हैं। बालू बिहार सरकार की कमाई का सबसे बड़ा एक स्रोत है, जरिया है, लेकिन बालू माफियाओं के लिए सरकार से कई गुना ज्यादा एक तरह का, अगर कमाई का जरिया कहना या अवैध कमाई का जरिया कहें, क्या कहें उसको? नहीं, मैं सरकार को भी अवैध कहूंगा और बालू माफियाओं को भी। वो इसलिए कि एक पाठक खनन विभाग के वो कभी प्रधान सचिव हुआ करते थे आज के 7-8 साल पहले, और तब ओवरलोडिंग पे लगभग 0 टॉलरेंस नीति उन्होंने अख्तियार किया था, लेकिन के पाठक बहुत कम दिन तक ही काम कर पाए। बिहार सरकार का कमाई का सबसे बड़ा जरिया इस वक्त खनिज ही है, और खनिज में बालू है और पत्थर। मतलब आमतौर पे छोटी मोटी सड़कें वन वे होती हैं तो उसके लिए कहा जा सकता है चलिए वन वे हो गया, ये पूरी सड़क वन वे है। और वो दूसरी तरफ वो पुल जो एक तरीके से आउट ऑफ डेट जा चुका है, वो जो पहली पुरानी पुलिया दूसरे तरफ दिखाई पड़ रही होगी नीचे से अगर आप देखेंगे तो वो पहले ही जो है वो एक्सपायर हो चुका है, मगर मजबूरन उस पर भी गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं, लोगों को, सरकार को चलानी पड़ रही है, और वो कभी भी टूट सकता है। उसके उस पार रेलवे का ओवर जो ब्रिज है, जो खास तौर से अगर आप मुगल सराय या दीनदयाल उपाध्याय नगर से होते हुए गया की ओर बढ़ते हैं तो यही वो मेन रूट है और यही मेन ब्रिज है जो रेलवे का भी, तो उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मगर आप देखिए कि ये ऐसा नहीं है कि अगर अभी इस बीच जब 70 घाट पुल और उसका अप्रोच जो पुलिया है वो जब ढह गई, दरक गई, तो उसको लेकर के बहुत सारी बातचीत हुई कि भाई 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया को वहाँ के बराज से, वाल्मीकि नगर बराज से, तो इस वजह से चीज़ें जो हैं दरक सकती हैं। मगर यहाँ तो हमको नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बहाव है कि इसकी वजह से ये और मजबूरन और इतना बहाव भी नहीं सह पा रही हैं सारी चीज़ें। तो ये भी अपने आप में आप समझिए इस बात को कि ये पूरा जो ओवरब्रिज है और ये पूरी सड़क है NH2, ये लगभग कितने दिनों तक इस रूट की आवाजाही जो है वो प्रभावित रही मनोज जी? जब नेशनल हाईवे का जो ये पुराना ब्रिज है जो 4 लेन के दौरान बना था, 10 साल के बाद ये दरका और 20 दिन तक आवागमन पूरी तरफ से ठप पड़ गया था, यहाँ तक कि पैदल भी लोग नहीं जा पा रहे थे। और फिर NHI ने इसी डाइवर्सन को बनाया और 5-6 महीना ये डाइवर्सन काम किया है, और उसके बाद जब नदी का फ्लो अधिक हुआ तो फिर डाइवर्सन को हटाना पड़ा और फिर उसके विकल्प में स्टील ब्रिज बनाया गया। मैं बता दूं कि बालू की ओवरलोडिंग टॉप टू बटम है। कई लोग कहते हैं कि सरकार की अगर मंशा साफ हो, सत्ता में अगर हनक हो, तो सोन नदी में जो लोडिंग पॉइंट है वहीं पे सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दे तो वहीं पे अंडरलोड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सालीना कितना बालू का खनन किया जाना है ये भी दर्ज है और उतना ही बालू का उठाव करना है, लेकिन जिस ट्रक की क्षमता 20 टन है उस पे बालू माफिया 60 टन बालू लाते हैं। और रॉयल्टी पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि जो सरकार को रेवेन्यू जाता है उससे अधिक पैसा बालू माफिया ट्रक मालिकों से लेते हैं। टॉप टू बटम इसलिए ट्रक मालिक भी कमाते हैं, इंट्री माफिया भी कमाते हैं, बालू माफिया भी कमाते हैं और अधिकारी भी कमाते हैं। वो इसलिए कि कैमूर जिले से 2 बड़े अधिकारी पकड़े गए रिश्वत लेते, तो ये मतलब पुष्ट है और निगरानी ने पकड़ा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार क्यों नहीं सोन नदी में ही अंडरलोड कंसेप्ट को लागू करती है और पूरा जो अपना प्रशासनिक, पुलिस और जो भी सिस्टम है सरकार का वो वहीं पे क्यों नहीं झोंक देती। नेशनल हाईवे 2 पे डिहरी से लेकर के कैमूर सीमा तक 5 से 6 थाने हैं। हालांकि कभी पुलिस को पावर मिलता है, कभी पुलिस का पावर छीन लिया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा समेकित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट
कैमूर में भी है, मोहनिया में है, वहाँ पे खनन के अधिकारी, परिवहन के अधिकारी जैसे तमाम, और उनकी सुरक्षा में काफ़ी तादाद में पुलिस भी रहती है। और उस चेक पोस्ट से होकर ही गाड़ियाँ यूपी सीमा में प्रवेश करती हैं। तो सरकार का सारा सिस्टम फेल है, बालू के खनन से लेकर के परिवहन तक। इसमें अपनी ओर से एक चीज जो आपको खास तौर से बतानी भी है कि इस मामले में हमने बातचीत करने की कोशिश की थी किन्हीं किन्हीं नेताओं से भी। अभी हम मंत्री से भी विस्तार से बातचीत करेंगे और वो बातचीत भी आप तक पहुंचाएंगे। मगर आप इस बात को समझिए कि ये लाइफ लाइन है, NH2 को लाइफ लाइन कहा जाता है, मगर ये पूरी लाइफ लाइन इस बीच चोक है। आप समझ लीजिए कि अगर सांस की नली ही कहीं चोक हो जाएगी तो फिर जीवन कितना मुश्किल होता चला जाएगा। तो इस पूरे इलाके के लोगों का जो जीवन है वो इस कदर प्रभावित है कि उन लोगों के लिए जीना मुहाल है। जीने की बहुत परेशानियां हैं, मेडिकल की जो दिक्कतें हैं वो अपनी जगह पर हैं। इस पूरे इलाके से जो है बनारस नज़दीकी बाजार है, खास बाजार है, और पढ़ाई के लिहाज से या शिक्षा और स्वास्थ्य के भी लिहाज से वो लोग बनारस जाना प्रीफर करते हैं, इस पूरे इलाके के लोग। मगर जब NH2 ही जाम रहेगा, पूरा रास्ता ही जाम रहेगा, तो वो कैसे जा पाएंगे? ये भी चीज़ आप लोगों को खास तौर से दिखानी थी, समझानी थी। उस जो पुलिया बनी है खास तौर से, उस पर भी हम जाकर के आप लोगों को, और जो चीज़ खास तौर से टूटी है उस जगह को भी दिखाने की कोशिश करेंगे अगर हम जा पाए उस पर अपने तरीके से। तो ये एक चीज़ है मगर इसमें जैसे कई बार होता है कि मीडिया रिपोर्ट्स करती है या विपक्ष अपने आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष बचाव करती है, जैसे कि सत्तरघाट वाले मामले में भी आपने देखा ही होगा। मगर सरकार में शामिल और सरकार में जो शामिल पार्टियां हैं, उस पार्टी के एक से MLA हैं, राम आधार सिंह औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने खास तौर से खनन एवं भूतत्व मंत्री हैं बृजकिशोर बिंद, जो चैनपुर से विधायक भी हैं, उन पर भी खासे आरोप लगाए थे कि उनके परिवार के सदस्य आते हैं और औरंगाबाद जिले से जो है वो वसूली करके ले जाते हैं, जिसको लेकर के अब वो बोलने को तैयार नहीं है। तो आप इस बात को समझिए। यहाँ से हमने इसलिए रिपोर्ट की, और सासाराम से लेकर के और इस पूरे रास्ते से हम, ये कर्मनाशा बॉर्डर है और यहाँ के बाद कर्मनाशा नदी, जिसको लेकर के माइथोलॉजिकली बहुत कुछ कहा, सुना और लिखा पढ़ा गया है। वो कहानी कभी और दिखाएंगे आप लोगों को, मगर अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ब्रिज पर चलने की कोशिश करें जिस ब्रिज का जो है काम खास तौर से चल रहा है। मनोज जी, और कुछ अगर आप बताना चाहें। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सोन नदी से बालू का उठाव 30 जून के बाद बंद कर दिया जाता है NGT के तहत, जो नेशनल ग्रिड ट्रिब्यून है, चूँकि जलीय जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और जून के महीने में नदी का जलस्तर ऊपर बढ़ जाता है। तो फिर जो बालू ठेकेदार हैं उनको ये कहा जाता है कि आप 30 जून से पहले आप बफर स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन हमने कई जगह रिपोर्ट्स पढ़ी है और रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि बफर स्टॉक की बिक्री केवल बिहार सीमा में होगी। अच्छा। लेकिन इसमें आखिरी सच्चाई क्या है, चूंकि अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन हमको जो पता है कि बफर स्टॉक की बिक्री केवल बिहार सीमा में होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि बफर स्टॉक का बालू बिहार से यूपी जा रहा है। और हालांकि NHI ने आगे बोर्ड लगा रखा है 50 टन का, लेकिन 50 टन बालू तो जा रहा है, और बालू की गाड़ियों की ही यहाँ पे NHI या कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी जांच कर रहे हैं कि उस पे सही में 50 टन लोड है या 50 टन से अधिक लोड है। 50 टन से अधिक लोड वाले गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। हालांकि NHI के अधिकारियों ने कुछ ट्रकों पर मुकदमा भी दुर्गावती थाने में दर्ज कराया है। NHI के अधिकारी का मानना है कि ओवरलोडिंग रोकने में रोहतास और कैमूर पुलिस प्रशासन पूरा नाकाम है, और उसके नाकामी का नतीजा है कि एक सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज दरक गया, और फिर आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर वैकल्पिक स्टील ब्रिज बनाया गया है। लेकिन अगर ये दरक गया तो निश्चित तौर पर NHI कुछ नहीं कर पाएगा, और नेशनल हाईवे पे रफ्तार पूरी तरह से ठहर जाएगी, रुक जाएगी, ठप पड़ जाएगी। जैसे आप समझ लीजिए कि जो सांस चलती हुई आपकी रुक जाए, कुछ यही हुआ था। पिछले साल की बात है, हालांकि दिसंबर की आप बात बता रहे हैं मनोज, जब ये हाईवे एक तरीके से पूरे तरीके से अपने रुक गया था। और आप समझिए कि वो जो एक दाहिने तरफ आपको ब्रिज होगा, वो ब्रिज अब एक्सपायर हो चुका है, उसकी जो लाइफ लाइन है वो खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद, और ये जो रहे हैं, ये स्टील का ब्रिज है, डाइवर्जन पुल कह लीजिए। एक और डाइवर्जन मिट्टी का बना था जो
कर्मनाशा नदी के, जो कि ऐसा मैसिव पानी नहीं आता है, ये कोसी नदी नहीं है या बागमती नहीं है, ये अपनी धारा नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लाखों लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया हो कहीं से और उस दबाव की वजह से ये कट गया हो। तो पहले कुछ बनेगा, फिर एक बार और कुछ बनेगा, उसके बाद तीसरी बार, चौथी बार। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इसी जगह से दरका था मनोज जी। हाँ, पूरा इस जो शोल्डर है, हाँ, आप देख रहे हैं जो जक लगाया गया, हाँ, जर्मनी से जक आया है। अच्छा। और इसको मतलब ब्रिज को ऊपर उठाया जा रहा है। ये जो सामने आप जो देख रहे हैं ये जक है, हाँ। ये जक जर्मनी से आया है और ये ब्रिज करीब 3-4 इंच नीचे चला आया था शोल्डर टूटने के बाद। उसके बाद NHI के अधिकारियों ने ब्रिज एक्सपर्ट के जरिए इस ब्रिज को ऊपर उठा रहे हैं और जो शोल्डर टूटा था उसको रिमॉडलिंग कर रहे हैं ताकि इस ब्रिज को बरकरार रखा जाए। क्या पता कब स्टील ब्रिज टूट जाए, और यही कारण है कि पूरा NHI लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आप सासाराम टोल प्लाजा पे बीते दिनों हुई गोलीबारी की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे एक SP हुआ करती थी हरप्रीत कौर। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इससे महज 1-8 किलोमीटर और बिहार सीमा में उन्होंने आते आते एक मनसा पाल रखा था कि हम ओवरलोड नहीं चलने देंगे, लेकिन ओवरलोड रोकना पुलिस का काम नहीं है। और उन्होंने अपने आत्मबल के जरिए ओवरलोडिंग को रोका था, हाईवे जाम हो गया था। और करीब 2015-16 में इस जगह पे गोलीबारी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, बहुत सारे मुकदमे हुए थे। तो सिस्टम इतना कमजोर है, चूंकि पहले ही बताया कि टॉप टू बटम है। चूंकि बालू के ठेकेदार वही लोग हैं जो सत्ता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, तो कौन हाथ लगाए? शासन ही इसे रोक सकती है। प्रशासन के बूते की बात नहीं है कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन रोक दे। तो इससे आप समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है खासतौर से कि बहुत सारे टर्मोलॉजीज ऐसा है ना कि बालू के जब आप स्टोरी करने उतरेंगे तो बालू माफिया, खनन माफिया, एंट्री माफिया, न जाने कितने कितने तरह के माफिया। हम लोग तो सुनते थे कि मुंबई में ही माफिया रहते हैं, मगर यहाँ पूरे जगह जगह पर, हर ब्लॉक में, हर जिले में जो है अपने तरीके से माफिया का अंडरवर्ल्ड है। क्या माफिया बालू माफिया तो हुआ नहीं करते थे, वो ठेकेदार हुआ करते थे। लेकिन उनका जो पहुंच जब सत्ता तक पहुंची और प्रशासन जब उन पे हाथ डाला, पुलिस जब उस पे हाथ डाला, तो फिर वो बाइज्जत बरी होते गए और उनका रौद्र रूप खुद पुलिस प्रशासन पे ही चलता रहा। और यही कारण है कि उन्हें माफिया कहा गया, क्योंकि सरकार, पुलिस और प्रशासन बालू माफिया, बालू ठेकेदार के सामने घुटने टेक दिए थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो हम उन सवालों को लेने की कोशिश करेंगे, मगर जब हम खास तौर से इस जगह से आप लोगों को दिखा रहे हैं सारी चीज़ें, और हम इस समय जो नए लागत से है ना, जनता की गाढ़ी कमाई, हमारा टैक्स पेयर का पैसा जो होता है, जिसको लेकर के बहुत सारी बातचीत होती है। जब कहीं पर फी हाइक का आंदोलन होता है तो लोग कहते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे पर कैसे इतना कुछ माफ किया जा सकता है, मगर टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बार बार वो पुलिया जो दरकेगी, और पुलिया जो दरकेगी, उसके बाद फिर एक बार, 2 बार और कई बार वो जो पुल बनेगा तो भी तो टैक्स पेयर का ही पैसा होगा। तो ये इस तरीके की बातचीत है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये एक और, अगर मनोज जी कंक्लूड करेंगे, और मनोज जी के पास में माइक है। बालू की ओवरलोडिंग पे बार बार रिपोर्ट करने से अधिकारियों से सामना होता है, उनका बयान कोट किया जाता है। एक IPS रैंक के अधिकारी ने बताया है, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, लेकिन वो खुले दिल से बताया कि कोई बीमारी सत्ता से जुड़ी, सियासत से जुड़ी, जब ऊपर से नीचे आती है तो पुलिस प्रशासन उसे खत्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसी तरह की बीमारी अगर नीचे से ऊपर जाती है तो उसे पुलिस प्रशासन रोक सकता है। तो बालू का कारोबार ऊपर से नीचे आया है और इसे रोक पाना पुलिस और प्रशासन के बूते की बात नहीं है। अंत करते हुए जो मैं सारी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक ट्रिकल डाउन थ्योरी की बातचीत होती है, जिसमें कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, इसको लेकर के बहुत बहस है और बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, मगर उनके कार्यकाल में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही थी, जिसको लेकर के उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। नरेंद्र मोदी हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, मगर उनके राज्य में, उनके राजपाट में, डबल इंजन की सरकार में खुलेआम इस पूरे इलाके में
जो हैं वो सड़कें दरक रही हैं, हाईवेज टूट रहे हैं और लाइफ लाइन जो हो रही हैं वो चोक हो रही हैं। क्या कुछ फिर से कहना चाहते हैं? और मनोज जी को तो मैं माइक दर्शकों को मैं एक और नई बात बताना चाहूँगा, क्योंकि ये 4 लेन 2008 में बनकर फुलफिल हो गया था। फिर उसके बाद 2011 सितंबर 2011 में 6 लेन का प्लान आया मनमोहन सिंह की सरकार में, और बनारस से औरंगाबाद तक 6 लेन का ये प्लान तैयार हुआ। लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च होना था, और एक 6 लेन बनाने का काम सितंबर 2011 से शुरू हो गया और मार्च 2014 में इस 6 लेन को पूरा कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। ये 2020 है, अभी भी 6 लेन बनारस से औरंगाबाद महज 50% बना है। और इस बीच जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी सोमा आइसोलेक्स, न पता वो कहाँ चली गई। अब फिलहाल कौन कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है और कब तक सड़क बना पाएगी? क्योंकि नितिन गडकरी तो ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार में पर डे 10 किलोमीटर प्लस, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर रोजाना हाईवे बन रहा है, लेकिन यह लाइफ लाइन नेशनल हाईवे 2 दिल्ली कोलकाता मार्ग 2011 में बनना शुरू हुआ। 2020 का ये आखिरी चरण ही चल रहा है, चूंकि जुलाई आ गया और अभी तक महज 50% काम हुआ है। यही है विकास और करप्शन। विकास में भी करप्शन है और परिवहन में भी करप्शन है, खनन में भी करप्शन है, और सरकार है। सरकार हम लोग चुनते हैं अपनी सुविधा के लिए, मगर यहाँ सरकारें जो भी चुन के आती हैं, ऐसा नहीं है कि जो अवैध खनन का कारोबार है, कल को कोई सरकार बदल जाती है तो वो कहीं रुकने जा रहा है। जब मनोज कहते हैं कि वो टॉप टू बॉटम है, तो इसमें सारे लोग संलिप्त हैं, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष। तो यही है, हमने वो हकीकत दिखाने की कोशिश की है अपनी ओर से। आप लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे और ये रिपोर्ट पहुँचे तो इसको शेयर करते चलें, ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा टाइट रहे। द बिहार मेल के लिए मनोज जी के साथ कैमूर के उत्तर प्रदेश करनासा बॉर्डर, करनासा नदी के ठीक ऊपर से द बिहार मेल के लिए मनोज जी के साथ मैं विष्णु नारायण। बहुत धन्यवाद।